मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर की रिवीजन की बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। अगर हम बात करें दो चार्ज है हमारे पास, तो दो चार्ज कोई भी हों तो उनके बीच का कोई डिस्टेंस होगा तो हम देखते हैं कि वो हमेशा क्या होता है, अनचेंजेबल होता है, यानी फिक्स मान के हम करते हैं। कभी भी मोशन में हम चार्ज को मान करके किसी भी कैलकुलेशन को नहीं करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, कि जब दो चार्ज को रेस्ट में मान करके उनका स्टडी किया जाता है। ठीक है भाई, तो इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव्स राइज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। अगर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो है प्रॉपर्टी को शो करने वाला ऐसा क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कोई चार्ज लेते हैं, अगर वो रेस्ट में है, ठीक है, तो केवल क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन जब वो मोशन में आता है तो चलने से क्या होता है, एक कोई वायर होता है, उसमें अगर क्या करती है, करंट चलती है, उसके चारों तरफ क्या जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स क्या होता है कि चार्ज इज द क्वांटिटी विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आल्सो। ठीक है, तो ये हमको समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को 1750 में जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये इसकी एसआई यूनिट क्या है, कूलाम है, और आपकी जो है दूसरी सीजीएस यूनिट ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज या ईएमयू है, या स्टैट कूलाम भी इसे कहते हैं। ठीक है भाई, तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू या स्टैट कूलाम। ठीक है, कूलाम। ठीक है भाई, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको बता भी दिया कि 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहती है कि एवरी मैटर इज कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ द मैटर कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव कोर एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम सोडियम का केस ले लें यहाँ पर, तो सोडियम वाले केस में इसमें क्या होगा, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पर अंदर क्या होगा, 11 प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दें तो यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा। क्यों भाई, 10 बचेगा, और प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, ज़्यादा कौन सा होगा, +1 ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, आप कहोगे पॉजिटिवली चार्ज हो गया। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस दे दें, हम पहले अब 11 था, अब उसे फिर से हम 12 कर दें, तो एक्सेस मात्रा में कौन सी हो जाएगी, तो कहोगे नेगेटिव चार्ज 12 हो गई, कितनी, 1 ज़्यादा हो गई, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, आप कहोगे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने और आने जाने से क्या होता है, इस पर किसी भी एटम पर क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे जनरेट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारा जो है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में आप देख सकते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो एडिटिविटी क्या होती है, आप कहोगे कि जो चार्ज होते हैं +-Q1 +Q2 +-Q3, ये सारे आपस में एक एल्जेब्रिक सम किया जा सकता है इनका। ठीक है भाई, फिर उसके बाद दूसरा जो प्रॉपर्टी है आप कहोगे क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब एक कोई फिक्स क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसी का आप 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, आप जो भी टाइम आप चाहते हैं उसे ले सकते हैं, होल मल्टीपल ले सकते हैं। इट इज़ नोन एज द क्वांटाइज। जैसे आप बाजार में कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो पैकेट में पैक होता है, तो उसकी क्वांटिटी निर्धारित होती है, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, ऐसे आपको पता चलता है कि वो क्या होता है, एक फिक्स क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो उसी को लेकर के हम चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में यहाँ पर, कि क्वांटाइजेशन समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या, देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यूरेनियम का केस लेकर के हम देखते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है यहाँ पर देख रहे हैं 92 है। तो जब वो पेरेंट्स जो एटम होता है वो टूट करके 2 पार्टों में, थोरियम और हीलियम में टूटता है, तो देखते हैं उसका भी चार्ज यहाँ 90 और +2, तो 90 + 2 कितना हो गया, 92 वापस आ गया। देखिए टोटल चार्ज जो है बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन दोनों कंजर्व हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आप कुछ न्यूमेरिकल हैं उन्हें आप करेंगे। ठीक है,
अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो दोज सब्सटेंसेज विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नोन एज द कंडक्टर, बट विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन कॉल्ड द इंसुलेटर्स, ठीक है। इनमें कंडक्शन हो सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होंगे उसी में हो सकता है, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे उनमें एक कॉम्बिनेशन कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से वर्क करते हैं, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कूलॉम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कूलॉम्स लॉ है क्या, तो आप कहोगे कि जो है 1785 में कूलॉम्स ने बताया था कि दो चार्ज कोई भी हो अगर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो Q1 और Q2 दिए रखे हैं, ठीक है। तो आप कहोगे कि इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के और उनके बीच के दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यही बात हम अगर करें यहाँ पर तो देख सकते हैं कि F इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम की बात करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आता है। अब इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 की बात करता है। इसकी यूनिट भी अभी देखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है 9 इंटू 10⁻, कितना है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और इसको एप्सिलॉन की अगर हम बात करें तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं और ये परमिटिविटी ऑफ द स्पेस या वैक्यूम कहा जा सकता है, ठीक है। जब हम किसी मीडियम की बात करते हैं तो उस मीडियम में एप्सिलॉन नॉट ना लिख करके एप्सिलॉन लिखते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं एयर और उसका जब हम क्या करते हैं फोर्स इन एयर एंड फोर्स अप्लाइड इन मीडियम दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। बातें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है भाई। तो अब हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परमिटिविटी के टर्म में भी देख सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई के। तो आप देख सकते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है कितने टाइम बढ़ जाती है, के टाइम्स बढ़ जाती है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं थोड़ी चीज़ों की। अब देख सकते हैं आप कि वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में जो फोर्स होता है, तो हम बात करें कि दो चार्ज यहाँ पर दिख रहे हैं Q1 और Q2 हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि 1 पर अगर कोई फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, 2 के द्वारा, 2 अप्लाइज द फोर्स ऑन 1, देन इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 इंटू R21 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर की बात करें, ये देखिए ये 2 1 क्यों लिखा गया, देखिए जब फोर्स 1 पर लगेगा तो किधर से लगेगा, 2 लगाएगा ना, किधर की तरफ लगाएगा, 1 की तरफ लगाएगा, इसलिए 2 से 1 की तरफ ये दिखाने की कोशिश किया गया है यहाँ पर। और किस पर लगाया गया है, 1 पर लगाया गया 2 के द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि 1 जो है 2 पर लगाएगा तो इसे लिखेंगे 2 1, और इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 डिवाइड बाई R12, यानी 1 से 2 की तरफ लगेगा 1 2 का स्क्वायर 1 2 कैप, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको समझ में आ जाता है। अब देखते हैं हम कि यहाँ पर हमारा सुपर पोजिशन है। तो हम बात करते हैं जब एक दो चार्ज के बीच में हम बात कर रहे हो, दो आदमी बात कर रहे होते हैं, तीसरे को बोलना मना होता है, ठीक उसी प्रकार से जब दो चार्ज के बीच का हम फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो तीसरे को हम मानते हैं कि नहीं है। फिर जब दूसरे तीसरे पहले और तीसरे की बात करते हैं तो बाकी सबको नहीं है। इस प्रकार से सबका अलग अलग फोर्स निकाल करके सबको आपस में जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ये सुपरपोजिशन थ्योरम कहलाता है। ये देखिए इस तरह से आपको फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ रहा है। एक वायर है, इस पर अगर हम कहते हैं कि चार्ज कितना है, Q है, इसकी लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे कि अगर हम लीनियर चार्ज कॉम्बिनेशन निकालें तो लैम्डा लिखते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट इज कूलम पर मीटर। बट व्हेन जब हम इसको एक सरफेस लेते हैं तो इसका एरिया A है, इस पर चार्ज Q है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन
ए है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम रो की बात करते हैं वॉल्यूम की, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 क्वांटिटी आपको मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बाकी चीज़ें रिवाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।